Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video we are going to take up the chapter 6 of ISC class 12 economics, that is market mechanism का part 2. Now in my part 1 video मैंने आपको already बता दिया कि market equilibrium कब derive होता है, and I think मेरे को जहां तक याद है कि हमने chain effects शुरू कर दिया था, and उसमें I had taught you all about कि अगर सप्लाई कांस्टेंट रहे एंड डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या होगा. Now in this video we are again going to deal with the chain effects but from supply side, where we are going to take up कि अगर सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज करे एंड इन रिस्पेक्ट टू दैट अगर डिमांड कांस्टेंट रहे तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या होगा. Now, if you haven't watched my previous video, then I would recommend you to go and watch my first video of this chapter. पहले आप वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद you come and watch the second part of the video. मैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. You can just go and check it out. And if you are looking forward to getting your hands onto one of the best notes, I would advise you download my app Aryan Tutorial if you are an Android user, and वहां पे ISC Micro Economics का notes as a paid course at just ₹249 मैंने लॉन्च किया हुआ है. Please make the best use of it. Get your hands on that. It is going to help you in answer writing in this subject. ठीक है, अब बस 7 महीने ही रह गए हैं. प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और डिले मत करिए, पढ़ाई को और अवॉइड मत करिए. So चलो, let's get started. Now in this chain effect का video we are going to start with this part first कि if your supply increases and if demand remains constant तो equilibrium price and quantity पे क्या होगा. सबसे पहले इसको करेंगे and then उसके बाद if supply decreases while demand remains constant तो equilibrium price and quantity पे क्या होगा. उसके बाद second part इसको करेंगे. तो आइए पहला वाला के साथ start करते हैं. That if your supply increases while demand remains constant, then what will be the effect on equilibrium price and quantity. तो आइए शुरू करते हैं आपका initials बनाने से, where this is my quadrant, y axis origin, x axis यहाँ मैं लिखूंगा quantity, on the y side I'll write price. We start by making our initial demand curve, initial supply curve, and this is the equilibrium point where this is equilibrium price and this one is equilibrium quantity. प्लीज लेबलिंग मत भूलिएगा, अगर आप लेबलिंग नहीं करते हो तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, PE QE इनिशियल इक्विलिब्रियम, दिस इज योर डिमांड कर्व BD and this is your supply curve SS. Now ड्यू टू एनी रीजन अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन सप्लाई कब हो सकता है, मे बी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इंक्रीज कर गए हैं इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री. हो सकता है कि इनपुट प्राइसेस रिड्यूस हो गया है तो बोल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है एंड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. हो सकता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गया हो सकता है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा हो. तो जितने भी फैक्टर्स आपने सप्लाई वाले चैप्टर में किए थे, डिटर्मिनेंट किए थे, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, उसकी वजह से सप्लाई कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द right. ठीक है, so what if your supply increases from SS to S1 अगर सप्लाई बढ़ गया यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो सबसे पहले सेम प्राइस पे अभी क्वांटिटी सप्लाइड कितना है उसको फाइंड आउट करो. सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड कितना है पहले इनिशियल प्राइस पे, मतलब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई दोनों QE पे थे. मैं मान लेता हूं इसको 50 यूनिट्स. एंड सिंस अभी सप्लाई इंक्रीज हो गया है तो सेम प्राइस पे अपना क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के हो गया है इतना, दिस मच. इसका कुछ नाम दे दो, से एज पॉइंट A, एंड अभी अपना जो सप्लाई है इट इज दिस मच यूनिट, से Q1 यूनिट. For instance, you take 100 units. ठीक है, 100 units. So अगर मैं आपसे पूछूं कि आप OQ1 में से OQE को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा. सिंस यहां पे डिमांड हो रहा है OQE यूनिट्स
एंड सप्लाई हो रहा है OQ1 यूनिट, तो मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर माइनस किया जाए OQ1 minus OQE, then I will get my gap which is by EA, एंड ये EA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सप्लाई इज ग्रेटर दैन डिमांड, राइट? Supply is greater than demand, supply is OQ1 and demand is OQE. So this gap is representing your excess of supply. जब भी मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगा, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई there will be an unsold surplus that is being generated in the market. मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, अनसोल्ड सरप्लस रह जाएगा, एंड उसका इफेक्ट क्या होता है अनसोल्ड सरप्लस का? अगर मार्केट में कुछ बिक नहीं पा रहा है तो प्राइसेस हैज टू कम डाउन, प्राइसेस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। तो आप नया इंटरसेक्शन खोजिए। नया इंटरसेक्शन कहां आएगा? इस पॉइंट पे, राइट, E1, जहां पे आप देख रहे हैं कि प्राइस रिड्यूस हो गया है। यहां पे प्राइस हैज बिकम P1, इट हैज कम डाउन, एंड जैसे ही प्राइस रिड्यूस होगा, आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई को याद करो। सबसे पहले आप लॉ ऑफ सप्लाई को पकड़ो कि प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई पे डिक्रीज होगा। मैं पूछता हूं कि पुराने प्राइस पे सप्लाई कितना हो रहा था? पुराने प्राइस पे सप्लाई हो रहा था इतना, OQ1, एंड नाउ सिंस प्राइस रिड्यूस हो गया है तो सप्लाई भी तो डिक्रीज होगा, यानी सप्लाई पॉइंट ए से E1 के तरफ मूव करना शुरू करेगा। सो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई। तो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एंड जब प्राइस रिड्यूस होता है तो डिमांड क्या होता है? डिमांड इंक्रीजेस। तो पुराने प्राइस पे डिमांड कितना था? PE पे डिमांड था QE, इक्विलिब्रियम वाली जगह पे, एंड सिंस प्राइस रिड्यूस हो गया है तो डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज, मतलब डिमांड E से E1 की तरफ आ रहा है, इस तरफ। सो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट डिमांड का होता है एक्सपेंशन, राइट? सो देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंशन इन डिमांड, एंड दैट टू कब तक? जब तक कि दोनों वापस से एक नए इक्विलिब्रियम E1 पे आके सेट ना हो जाए, जहां पे Q2 विल बी योर न्यू क्वांटिटी। सो इधर आपने क्या देखा? सप्लाई कम हुआ एंड डिमांड एक्सपैंड हुआ, इंक्रीज हुआ, जब तक कि नया इक्विलिब्रियम E1 पे, जहां पे न्यू प्राइस इज P1 एंड न्यू क्वांटिटी इज Q2 सेट ना हो जाए, तब तक ऐसा होगा। आई होप दैट इज क्लियर। सप्लाई साइड से आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस इन योर नोट कॉपी, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो आप कॉन्ट्रैक्शन वगैरह देख रहे हो, ये सारे आपके इफेक्ट्स बनेंगे कि प्राइस चेंज होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो रहा है एंड एक्सपेंशन इन डिमांड हो रहा है। सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? See, I'll tell you something. Try making your answers as much as possible practical, हाँ? जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझा रहा हूं कि क्या हो रहा है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के फिर चैप्टर 6 कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज टू बी स्टडीड लाइक दैट। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ इंडिविजुअली चैप्टर को रट्टा मार लूं एंड उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा मेरे को आना चाहिए, मैं कर पाऊं उसको, दैट इज नॉट पॉसिबल। You have to combine all the concepts of each and every chapter all together when you are studying. Only then economics as a subject का पूरा as a whole पढ़ाई हो पाता है, ठीक है? Otherwise आप 100 नहीं ला पाओगे। एंड अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो मेरा एडवाइस है शुरू कर दीजिए अब, और देर मत करिए। 7 months फ्रॉम नाउ एंड आपका बोर्ड एग्जामिनेशन February में शुरू हो जाएगा। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ दिस टाइम अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए एंड डिमांड कांस्टेंट रहे तो क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे? तो आइए इनिशियल से शुरू करते हैं। दिस इज आवर इनिशियल डिमांड, initial supply. This is initial equilibrium at point E, where this is my equilibrium price and this is my equilibrium quantity. I'll name it as PE and QE.
नाउ ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी अदर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई रिड्यूस हो जाए, मे बी देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, मे बी गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दिया है, मे बी इनपुट प्राइसेस बढ़ गया है, मे बी टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया है अपग्रेडेशन की जगह, सो ऑल दैट लीड्स टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई. सो सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब ऐसा हो जाएगा. दिस इज व्हाट लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई इंडिकेट्स. S1, please give an arrow. Now again मैं आपसे पूछता हूं कि सेम प्राइस पे अब सप्लाई कितना हो रहा है. सेम प्राइस पे, तो सेम प्राइस पे आप बोलोगे पहले डिमांड और सप्लाई हो रहा था QE यूनिट्स, अब सेम प्राइस पे सप्लाई हो रहा है इतना. आई होप आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट याद है. दिस इज योर इनिशियल सप्लाई एंड अगर सप्लाई रिड्यूस हो जाए तो सेम प्राइस पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सप्लाई कितना हो रहा है. तो दिस इज माय सेम प्राइस पे सप्लाई इज इतना. लेट्स नेम इट एज Q1. मान लीजिए डिमांड हो रहा है यहां पे 50 यूनिट्स एंड सप्लाई हो रहा है इधर 25 यूनिट्स. ठीक है, 25 यूनिट्स. तो अगर डिमांड इज OQE and supply is OQ1, where demand is 50 units and supply is 25, तो अगर मैं OQE को माइनस कर दूं OQ1 से, so OQE माइनस OQ1 is equal to my gap. इस गैप का कुछ नाम दे दो, लेट्स नेम इट एज B. तो ये गैप क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां से यहां तक का गैप, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? What is BE indicating? कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से. डिमांड इज मोर देन सप्लाई. 50 यूनिट्स डिमांड हो रहा है, सप्लाई इज 25 यूनिट्स. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय एक्सेस ऑफ डिमांड. सो दिस गैप रिप्रेजेंट्स योर एक्सेस डिमांड. एंड आपको मैंने बताया था ड्यू टू एक्सेस डिमांड देयर इज ऑलवेज एन इमर्जेंस ऑफ शॉर्टेज. So there will be a shortage of goods in the market by BE amount. कितना से? BE amount से shortage generate होगा goods का. एंड जब भी कोई चीज का शॉर्टेज होता है तो उसका प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा. इसका इफेक्ट क्या होता है? प्राइसेस विल इंक्रीज. सो नया इक्विलिब्रियम यानी नया इंटरसेक्शन कहां आ रहा है? यहां पे आ रहा है. नेम इट एज E1, जहां पे आप देखो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है P1. अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, आप लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई को याद करो. सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई को पकड़ो कि प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज होगा. मैं आपसे पूछता हूं पुराने प्राइस पे सप्लाई कितना था? पुराने प्राइस पे सप्लाई कितना है? आप बोलोगे इतना. दिस मच वाज माय सप्लाई एट द ओल्ड प्राइस. नाउ प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ेगा. सप्लाई भी बढ़ेगा. इन अदर वर्ड्स ये पॉइंट बी से E1 की तरफ जा रहा है. So there is an upward movement. Upward movement का मतलब क्या हो गया? There is an expansion in supply. Right? B से E1 की तरफ there is an expansion in supply. और पुराने प्राइस पे डिमांड कितना था? पुराने प्राइस पे डिमांड था QE. अब सिंस प्राइस इंक्रीज हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि डिमांड डिक्रीजेस. सो प्राइस इंक्रीज होने के बाद E से E1 की तरफ, यानी कि there is an upward movement in demand as well, which indicates contraction. So there is a contraction in demand. और ये कब तक चलेगा contraction in demand and expansion in supply? जब तक कि दोनों नया इक्विलिब्रियम E1 पे आके सेट नहीं हो जाते, जहां पे डिमांड देखिए कॉन्ट्रैक्ट किया, सप्लाई एक्सपैंड किया, टिल दे गेट सेट एट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन एट E1. आई होप दैट इज क्लियर. आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा. प्लीज रीविजिट माय नोट्स. आप नोट्स को पढ़िए, वहां देखिए, वहां सब कुछ डिटेल में ये सब डाला हुआ है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अब चेन इफेक्ट्स हो गए. अब हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस चेंजेस. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइमल्टेनियस चेंजेस, which means shift in demand and supply on equilibrium price and quantity.
कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि अगर डिमांड एंड सप्लाई इंडिविजुअली चेंज करे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना है साइमल्टेनियस चेंजेस। साइमल्टेनियस का मतलब हो गया एक साथ, ठीक है, टुगेदर। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई अगर एक साथ शिफ्ट करे, इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो उसका इंपैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या होगा। तो इन टोटल आपके अगर आईएससी फ्रैंक टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं जाऊं तो 3 सिनेरियोज वहां दिए, वहां सिर्फ इंक्रीज का सिनेरियो दिया है, बट इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज भी हो सकता है। ऐसे अगर बोला जाए तो मल्टीपल सिनेरियोज बन सकते हैं यहाँ पे, जो आपको अपना खुद का ब्रेन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको 6 करके दिखा देता हूं, ठीक है। 6 सिनेरियोज आई विल बी कवरिंग अप ओवर हियर इन टोटल। सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ माय सिनेरियो इन इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। सो इंक्रीज के सिनेरियो में तो 3 चीज हो सकता है कि पहले सिनेरियो में अगर डिमांड इंक्रीज करे एंड सप्लाई इंक्रीज करे, दोनों इंक्रीज करे एंड दे बोथ इंक्रीज बाय इक्वल प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपका डिमांड इंक्रीज करे एंड सप्लाई इंक्रीज करे, बट डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड का इंक्रीज इज मच मोर देन सप्लाई। एंड तीसरा सिनेरियो में डिमांड भी इंक्रीज करे, सप्लाई भी इंक्रीज करे, बट सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड। तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई का सिनेरियो। सिमिलरली इसी तरीके से डिक्रीज भी तो बना सकते हैं ना, डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई का सिनेरियो, ये भी 3 तरीके से बन सकता है कि डिमांड डिक्रीज करे एंड सप्लाई डिक्रीज करे, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन से अगर डिक्रीज करे तो क्या होगा। नेक्स्ट इज अगर डिमांड डिक्रीज करे एंड सप्लाई डिक्रीज करे एंड डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, देन क्या होगा। एंड थर्ड वुड बी अगर डिमांड डिक्रीज करे एंड सप्लाई डिक्रीज करे, सप्लाई ज्यादा प्रोपोर्शन से अगर डिक्रीज करे तो क्या होगा। सो इन टोटल 6 सिनारियोज यहां हमें कवर अप करने हैं। अब इसके अलावा हाइपोथेटिकली तो बहुत कुछ बन सकता है कि डिमांड इंक्रीज करे एंड सप्लाई डिक्रीज करे इक्वल प्रोपोर्शन से, तो क्या होगा। डिमांड डिक्रीज करे, सप्लाई इंक्रीज करे, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन से, तो क्या होगा। डिमांड इंक्रीज करे, सप्लाई डिक्रीज करे, डिमांड का इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, तो क्या होगा। डिमांड डिक्रीज करे एंड सप्लाई इंक्रीज करे एंड डिमांड का ग्रेटर प्रोपोर्शन से हो तो क्या होगा। तो ऐसे मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। सो बी अ लिटिल कॉशियस व्हेन यू गेट द क्वेश्चन, ध्यान से उसको पढ़िएगा, क्या आपको दिया क्या है, पूछा क्या है, उसके हिसाब से आप ग्राफ बनाइएगा, आपको उसी में आपका इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो पहले इंक्रीज वाले सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So in my first case scenario, I am going to take if demand increases and if supply increases by equal proportion. तो आइए ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाने से ही इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा हमें। Y axis origin, X axis quantity, price. We start by making the initial. This is our initial demand, initial supply, equilibrium price, equilibrium quantity, and this is my initial equilibrium. Labeling कर लेते हैं PE, QE, demand and supply. Now, situation दिया गया है if demand increases and if supply increases and they both increase by equal proportion. यानी ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड, राइट, डी से D1 D1, दिस इज माय इंक्रीज इन डिमांड। एंड बोल रहा है कि सप्लाई भी इंक्रीज करे इक्वल प्रोपोर्शन से, मतलब जितना गैप आप डिमांड का इंक्रीज का ले रहे हो, कोशिश करना उतना ही गैप लगभग सप्लाई का भी इंक्रीज का लेने का, ठीक है। सो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस बाय, just 1 second, supply also increases by, there you go, equal proportion, S1 S1, this is your increase in supply. अब आप खुद सोचिए, विचारिए कि मान लीजिए हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम मीट हुआ था 50 यूनिट्स पे, ठीक है, 50 यूनिट्स पे, जहां पे 50 यूनिट्स डिमांड थे एंड 50 यूनिट सप्लाई थे।
सिचुएशन बोल रहा है इफ डिमांड इंक्रीजेस टू 100 यूनिट, डिमांड बढ़ जा रहा है, सो डिमांड अगर बढ़ के 50 से 100 हो जाए एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल प्रोपोर्शन, दैट इज सप्लाई भी 50 से 100 यूनिट हो जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि क्या प्राइस चेंज होना चाहिए? द आंसर इज नो। वाई नो? क्योंकि प्राइस बढ़ता या घटता तब है अगर शॉर्टेज या सरप्लस क्रिएट हो। तो ना ही एक्सेस डिमांड क्रिएट हुआ, ना ही एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुआ, ना ही शॉर्टेज हो रहा है, ना ही सरप्लस हो रहा है। डिमांड जितना से बढ़ा है, सप्लाई उतना से ही बढ़ जा रहा है। So will your equilibrium price change? The answer is no, your equilibrium price will not change. So नया equilibrium किधर आएगा? याद रखिएगा, नया equilibrium आएगा जहां पे नया डिमांड कर्व एंड नया सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा एट E1, जहां पे आप देखेंगे कि जो आपका equilibrium प्राइस है इट रिमेन्स अनचेंज, इट डज नॉट चेंज, रादर सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ही इंक्रीज हो जा रहा है Q1। सो इसका ऑब्जर्वेशन आप क्या बोलोगे? इसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा दैट व्हेन देयर इज अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई बाय इक्वल प्रोपोर्शन, बाय इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज्ड, rather equilibrium quantity increases. Why increases? Because demand and supply both are increasing, that is why equilibrium quantity remains unchanged. And why, अगर आपसे पूछा जाए why equilibrium price remains unchanged over here, because there is neither shortage that is being created nor surplus, there is no excess demand or excess supply, and that is why your equilibrium price remains unchanged. ठीक है, this is important, this part. आई होप दैट इज क्लियर, आपको साइमल्टेनियस इंक्रीज समझ में आ गया। तो सिमिलरली इसी का अगर साइमल्टेनियस डिक्रीज भी कर दे, यानी कि व्हाट इफ योर डिमांड डिक्रीजेस एंड योर सप्लाई डिक्रीजेस एंड बोथ डिक्रीजेस बाय इक्वल प्रोपोर्शन, देन क्या होगा? इधर भी आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिमांड अगर मान लीजिए 50 से 25 हो गया एंड सप्लाई भी 50 से 25 हो गया, तो ना ही शॉर्टेज क्रिएट हुआ, ना ही सरप्लस क्रिएट हुआ, तो इधर भी इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड। सो आइए ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं। दिस इज माय इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई, दिस इज माय इनिशियल equilibrium, where this is my initial equilibrium price PE, initial equilibrium quantity QE, and this is my initial equilibrium position where DD and SS is my initial equilibrium, is my demand and supply curve at initial equilibrium price and quantity. Now situation बोलता है कि if your demand decreases, here is my decrease in demand, leftward shift करेगा from DD to D1 D1, this is my decrease in demand, and बोल रहा है if supply also decreases by equal proportion, so here is my supply decreasing by equal proportion, which is S1 S1, so this is my decrease in supply. नया इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? नया इक्विलिब्रियम वहां मिलेगा जहां पे न्यू डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्टिंग, सो एट दिस पॉइंट E1, और E1 पे आप क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस डज नॉट चेंज, प्राइस इज सेम, ओनली योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गेट्स रिड्यूस्ड। Q1 क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ऑब्जर्वेशन इफेक्ट क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस remains constant, does not change, just your equilibrium quantity decreases owing to the fact that demand and supply both are decreasing. I hope that is clear, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सिनेरियो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ डिमांड इंक्रीजेस एंड इफ सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन देन सप्लाई। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। सो मान लीजिए डिमांड सप्लाई 50-50 पे था, डिमांड बढ़ के हो जा रहा है 100 यूनिट एंड सप्लाई भी बढ़ रहा है, बट सप्लाई इज इंक्रीजिंग एंड गेटिंग ओनली 75 यूनिट्स। सो डिमांड अब हो जा रहा है चेंज होके 100 यूनिट, सप्लाई चेंज होके हो जा रहा है 75 यूनिट, मतलब सप्लाई सिर्फ 25 से बढ़ रहा है एंड डिमांड 50 यूनिट से बढ़ रहा है। सो देयर इज एन एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड की वजह से शॉर्टेज, शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस भागेगा, ऊपर बढ़ेगा। सो आइए देखते हैं, लेट्स सी हाउ ट्रू इट इज।
y axis origin, x axis quantity, price. We start by initial. This is my initial demand, initial supply. This is my equilibrium, where PE is my equilibrium price, QE is my equilibrium quantity, and point E is my equilibrium point. DDSS. Situation बोलता है if demand increases and supply increases, but demand increases by greater proportion. So this is my increase in demand. D1, this is my increase in demand. Supply also increases, but by lesser proportion. So this is my increase in supply, S1. This is my increase in supply. Can you see that demand ka change is greater, is more than that of supply, which is lesser, right? So नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? जहां पे नया डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा एट E1, जहां आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो दैट सी इक्विलिब्रियम प्राइस इज राइजिंग एंड इवन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज आल्सो राइजिंग. सो इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? दैट इवन इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस. व्हाई? क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा प्रपोर्शन से बढ़ रहा है, एंड शॉर्टेज की वजह से. ठीक है, ड्यू टू एक्सेस डिमांड एंड शॉर्टेज, एंड इवन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज आल्सो राइजिंग, इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. तो सिमिलरली इसका ये सिनेरियो भी बन सकता है दैट डिमांड डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन दैन सप्लाई. अब आप खुद सोचिए कि डिमांड सप्लाई, मान लीजिए आपका 50 यूनिट्स ईच पे इक्विलिब्रियम पे था, डिमांड ज्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो गया. मान लीजिए डिमांड डिक्रीज होके अब हो गया है 10 यूनिट्स, 50 से 10 यूनिट. सो डिमांड इज डिक्रीजिंग बाय 40 यूनिट्स एंड सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है, बट सप्लाई डिक्रीज होके हो गया 30 यूनिट्स. सो 50-50 पे इनिशियल इक्विलिब्रियम था, डिमांड अब हो गया चेंज होके 10 यूनिट, सप्लाई डिक्रीज होके हो गया 30 यूनिट. तो अभी भी सप्लाई तो ज्यादा ही है डिमांड से. सो एक्सेस सप्लाई हो गया, एक्सेस सप्लाई की वजह से सरप्लस होगा, एंड सरप्लस की वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, रिड्यूस हो जाएंगे. तो आइए देखते हैं ये कितना ट्रू है. क्वांटिटी, price, we start by making the initial, which is our initial demand and supply curve. This is my initial equilibrium price, initial equilibrium quantity, and this is point E. DD, SS, this is PE, and this is QE. Now situation says if my demand decreases by a greater proportion, this is my decrease in demand, right? DD to D1, decrease in demand, and supply also decreases, but it is lesser than that of decrease in demand. So supply भी decrease हो जाए. देखिए supply को भी decrease कर दिया, S1 that is leftward shift. supply भी decrease हो गया, but demand का decrease is greater than supply का decrease. ठीक है, so नया equilibrium कहाँ आएगा? नया equilibrium यहाँ पे आएगा E1, where the new demand and supply curve is intersecting. प्लीज गलती से इसको या इसको मत मार्क कर दीजिएगा, you'll get a straight zero for that. इसीलिए मैं एडवाइस करता हूं कि जब भी आप चेंज बना रहे हो, जैसे आपने डिमांड सप्लाई सॉलिड लाइन से बनाया, तो हमेशा चेंजेस जो है उसको डॉटेड लाइन से बनाया करिए. ठीक है, ताकि आप खुद समझ पाए कि क्या हो रहा है. सो दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम, जहां आप देख पा रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग. प्राइस इज आल्सो डिक्रीजिंग and quantity is also decreasing. So इसका observation हो गया that equilibrium price decreases. If I ask you why it decreases, it is because of excess supply and due to surplus. उसके वजह से कि डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, जबकि सप्लाई थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू डिमांड. दैट इज व्हाई देयर इज एन एक्सेस सप्लाई एंड सरप्लस, एंड उसकी वजह से प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जा रहा है.
नाउ मैंने आपको 4 ग्राफ करा दिए, अब आपको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है। सो योर होमवर्क इज दैट आप demand increases, supply increases, and supply increases by greater proportion. Demand decreases, supply decreases, and supply decreases by greater proportion. ये दो ग्राफ आप खुद से ऑब्जर्व करिए, जो अभी आपने सीखा उसको बनाइए, एंड यू सेंड इट ऑन माई व्हाट्सएप ऑन 7001591042। ठीक है, आप इसको बनाइए एंड उसके इमेजेस एंड ऑब्जर्वेशन मेरे को व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। मैं आपको देख के बताता हूं कि क्या आपने करेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क। क्योंकि सब कुछ मैं आपको स्पून फीड कर दूंगा तो आप खुद से क्या सीखोगे। सो मैंने आपको 4 डायग्राम सिखा दिया कैसे बनने का है, अब बाकी दोनों आप खुद से बनाओ एंड करो। ठीक है, सो टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, जहां हम लोग स्पेशल केसेस कवर अप करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 और पार्ट या फिर शायद नेक्स्ट वीडियो तक ही कंप्लीट हो जाएगा। And if you are liking my content, then please do like, share, subscribe, and share it with your friends. Keep studying, keep smiling. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.